Hello dear student of class 12, this is your physics teacher Anshuman sir, and today here we are going to start our new chapter, that is the atom, and it is the two important chapter. ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो शायद आप ये टेक्सचर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर लगा हुआ है एनएस रदरफोर्ड, राइट। तो जो एटम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले हमें प्रोवाइड करी थी, दैट इज द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें बताया था कि किस तरह से एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग समझ सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटम को समझने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का रहा, ठीक है। एटम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट और अलग अलग थ्योरीज जो हैं यहाँ पर निकल करके आई थी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्लाइड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर दैट सेव द वर्ल्ड अराउंड अस हैज बीन सब्जेक्टेड टू स्टडी ऑफ द सिंस लॉन्ग टाइम। मतलब हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि हमारे नेचर में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। सबसे पहला है आपका मैटर, दूसरी है आपकी एनर्जी। एनर्जी और मैटर ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं और अलग अलग स्वरूप में आपको सामने दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही क्यूरियोसिटी का विषय रहा है हमेशा से ही साइंटिस्ट के बीच में, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से एटम और जो हमारे मैटर्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने हुए हैं। तो इसके बारे में शुरू से ही हमारे ऊपर क्यूरियोसिटी रही है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिगार्ड कम्स फ्रॉम द डाल्टन्स। सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले डाल्टन्स की थ्योरी आती है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक मैटर होता है वो सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ होता है, और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो आपका क्या होता है, एटम होता है, राइट। सो डाल्टन हु पोस्टुलेट दैट द मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। डाल्टन ने सबसे पहले हमें ये बताया था कि दैट इज द मैटर जो है इट इज मेड ऑफ एटम्स। ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, विच आर इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं होता। दैट्स मीन किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, एटम होता है, राइट। द वर्ड एटम्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम, एटॉमस, राइट। जो एटम शब्द है वो ग्रीक वर्ड एटॉमस से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट नो कट, राइट। एटॉमस का मतलब होता है नो कट, मतलब जिसको आप और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द एटम। तो डाल्टन ने सबसे पहले ये हमें बताया कि जो कोई भी मैटर होता है ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो उसका नाम होता है एटॉमस, और एटॉमस का मतलब होता है कि नो कट, नॉट इंडिविजुअल, मतलब उससे छोटा आप उसको नहीं कर सकते। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जे.जे. थॉम्सन, जिन्होंने अपना वाटरमेलन मॉडल दिया था, शायद आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये कैसे उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स की तरह हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो वाटरमेलन के इलेक्ट्रॉन्स सीड्स की तरह जो है स्कैटर्ड होते हैं, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसमें आपका प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उस समय जे.जे. थॉम्सन प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सबसे पहले इन्होंने अपना मॉडल दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, which is was verified and modified by the Rutherford। बाद में इसको जो है रदरफोर्ड ने मॉडिफाइड किया, और रदर ने एक इफेक्टिवली जो है ये बताया कि किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है और एटम के अंदर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फटाफट फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि शुरू से ही हमारे लोगों के बीच में ये क्यूरियोसिटी रही है कि किस तरह से जो है हम लोग मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन्स ने बताया। डाल्टन्स ने ये कहा कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो एटम होता है, और एटम जो है ग्रीक वर्ड एटॉमस से मिलकर बना हुआ है, और एटॉमस का मतलब होता है नो कट, राइट, कि सबसे छोटा फ्रैगमेंट जो जिससे छोटा और कोई फ्रैगमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड। तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट मी डिस्कस दैट। यहाँ पे दो थ्योरीज हैं। सबसे पहले आपका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और दूसरी जो हमारे पास थ्योरी है थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन ने क्या बताया था और डाल्टन्स ने क्या बताया। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देखते हैं। ऑल द एलिमेंट आर कंसिस्ट ऑफ द वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर्स होते हैं दे आर मेड ऑफ द इनविजिबल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स, राइट, कि सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं जिसको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते हैं।
कॉल्ड एटम्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम, मतलब अगर कोई आपके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के जितने भी एटम होंगे सब एक जैसे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एग्जैक्टली सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम एंड द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो सबके एटम्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो डाल्टन्स की थ्योरी में ये बताया कि सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एटम होता है, उससे छोटा और कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं आपके थॉमसन, जे थॉमसन साहब आ जाते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आपको शायद पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनका ये मॉडल था, उन्होंने इस तरह का कोई मॉडल प्रपोज किया था, इसको आप वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटरमेलन मॉडल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ वाटरमेलन। आप वाटरमेलन को देखते हैं, वाटरमेलन को कट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं एक तो रेड पार्ट होता है, एक जो है आपका सीड्स होती है, तो वहां पे जो सीड्स थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड रेड पार्ट्स आर द प्रोटॉन्स, दैट इज द पॉजिटिव चार्जेस, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। सो इनके मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। एवरी एटम इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, एटम के अंदर चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। इनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है। रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर इन विच एंटायर मास ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें एक एटम का जो साइज होता है, एक एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं दे आर एम्बेडेड रैंडमली। इसमें देखिए आप नेगेटिव चार्जेस ये रैंडमली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इसके बीच में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली, द एटम्स एज होल इज न्यूट्रल। अब ये एटम जो होता है पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उन्होंने उस समय बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इस सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, राइट, एज बोथ द न्यूट्रल। दिस वाज आल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लोग देखते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग लिमिटेशन ऑफ द थॉमसन मॉडल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, देखिए जब भी कोई थ्योरी आती है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो कुछ पर्टिकुलर फिनोमेनॉन्स को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसकी क्या लिमिटेशंस थी, ये क्यों फेल हो गई, जिससे कि हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, और रदरफोर्ड ने इसको क्या किया था, इसको मॉडिफाइड किया था। तो क्यों फेल हो गई इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था या वाटरमेलन मॉडल था वो फेल क्यों हो गया, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन इन अदर एटम। अब आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो रेडिएशन करता है, उससे कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं। तो जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसके स्पेक्ट्रम को हमने ऑब्जर्व किया, तो स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, राइट। अब इसमें क्या था कि जब इसमें हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया तो हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल बहुत ही बड़े एंगल के साथ क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसको समझने के लिए अगर उस प्लम पुडिंग मॉडल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर होते और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो अल्फा पार्टिकल इतने लार्ज स्केल के साथ स्कैटर्ड नहीं होता। अल्फा पार्टिकल का मतलब एक न्यूक्लियस, हीलियम का एक न्यूक्लियस, जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या है कि अल्फा पार्टिकल जब अकॉर्डिंग टू इनके जे थॉमसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर उसमें हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल बड़े एंगल के साथ स्कैटर्ड हो जाता है, जो कि जे थॉमसन के मॉडल से पॉसिबली वेरीफाइड नहीं था। इस वजह से जो है जे थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट उन्होंने कर दी और उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में एक वेरीफाइड मॉडल प्रोड्यूस किया, जिसको आगे चल के बोहर ने क्या किया, मॉडिफाइड किया। तो इन्होंने क्या बताया, एन अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा का पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, राइट। सो एन अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग हीलियम
पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है उसे लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं और उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर एन अल्फा पार्टिकल हैज 4 यूनिट ऑफ मास। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके पास कितना मास होता है? 4 यूनिट ऑफ मास होता है ना। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द रदरफोर्ड एंड हिज कोलैबोरेटर्स ग्रीगर एंड मार्सडेन। इसको हम ग्रीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ग्रीगर और मार्सडेन जो थे इनके स्टूडेंट्स थे। ग्रीगर और मार्सडेन रदरफोर्ड के जो थे स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनके ये दोनों स्टूडेंट थे ग्रीगर एंड मार्सडेन। ग्रीगर और मार्सडेन और रदरफोर्ड ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया अल्फा रे क्या होता है? हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो जो अमाउंट बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम लोग अल्फा रेज कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। तो इनका कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था। ये एक्सपेरिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने एक वैक्यूम बेस को किया था। यहाँ पे एक सोर्स रखा था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिया था और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा इमिशन हो रहा था, राइट। तो ये सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पर इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो एक वैक्यूम में किया जा रहा था और यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रीन ली जो कि ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल रखी, बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल रखी, उसको बहुत ज़्यादा थिन कर दिया, एटॉमिक साइज का उसका कर दिया क्योंकि जो गोल्ड होता है बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा थिन कर दिया और यहाँ से अल्फा रेज को यहाँ पे इन कर दिया। तो ये गोल्ड की फाइल से टकराता है तो उन्होंने देखा कि जो लाइट है ना वो स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट इससे टकराने के बाद कुछ लाइट यहाँ चली जाती है। लाइट क्या कह सकते हैं? रे कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ चला गया, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ चला गया और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आया। इसी को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसको यहाँ से समझिए। यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे हम लेड की ब्रिक्स रखते हैं ताकि लाइट इधर उधर न जा पाए, क्योंकि हमें यहाँ से सिंगल बीम ऑफ लाइट को क्या करना है? भेजना है। तो इसलिए हम लेड की स्क्रीन यहाँ पे रख देते हैं। लेड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो अब यहाँ से अल्फा रेज आती है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे हमने गोल्ड फिल्म यहाँ पे यूज़ कर ली है, एक थिन फिल्म यूज़ कर ली है। यहाँ पे लाइट जाती है, कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और कुछ लाइट जो है थीटा एंगल के साथ स्कैटर्ड होती है। अब ये पीछे की तरफ एक जो है स्क्रीन लगी हुई है, ZnS स्क्रीन। अब आप जानते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे पता चलेगा? तो आप जानते हैं कि ZnS स्क्रीन जो होती है वो फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से स्कैटर्ड हो रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे जाकर के क्या करेंगे? ब्लिंक करेंगे। यहाँ पे जाकर टकराएंगे तो यहाँ पे ब्लिंकिंग होगी, यहाँ पे चमक प्रोड्यूस होगी, जिसको देख करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है, यहाँ पे स्कैटर्ड होकर के जाकर के यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन को देख सकते हैं। हमने इसे अलग अलग पोजीशंस पे इसको हमने देखा। तो ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे सीधे निकल गए, कुछ रेज थीटा एंगल के साथ स्कैटर्ड हो गई, कुछ 90 के साथ वापस आ गई, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, इस फिगर को बहुत अच्छे से आप डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फिर हम लोग एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया। ये ग्राफ कौन सा है? दैट इज द नंबर ऑफ रेडिएटेड फोटोन पार्टिकल्स, राइट, स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। इधर की तरफ हम लोगों ने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल लिया, इधर की तरफ हम लोगों ने स्कैटरिंग एंगल लिया कि मतलब कितने एंगल के साथ जो है स्कैटर्ड हुआ। तो ये स्कैटरिंग एंगल है 0, 20, 40, तो ये एंगल के फॉर्म में लिया गया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि जो कम से कम पार्टिकल्स थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिकल थे वो बहुत कम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सीधे निकल गए, है ना। और बहुत ऐसे कम पार्टिकल थे, आप देखिए यहाँ पर देखिए कितने पार्टिकल, 10 टू पावर 1। 10 टू पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 10 टू पावर 2 का मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, इससे भी थोड़ा सा कम है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 180 से कम डिग्री के साथ हो जाएंगे, मतलब ऐसे रेंज जाएगी टकराकर कैसे वापस आ जाएगी। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ये ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि हम लोग जब नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रे में जब हम लोग रेज को भेजते हैं अल्फा रेज को, तो उसमें से लगभग 90% रेज तो सीधे निकल जाती है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि एक एटम जो होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इस वजह से लाइट सीधी की सीधी क्या हो जाती है? निकल जाती है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। क्या कंक्लूजन है? A typical graph of the total number of the alpha particles scattered at a different angle in a given interval of
time is shown in the figure. The dots is this figure represented the data points. ये data points represent कर रहे हैं. Many of the conclusions क्या हुआ? सबसे पहला point, many of the alpha particles passes through the foil. मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे particles हैं जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन के साथ सीधे निकल जाते हैं. इसका क्या मतलब होता है? It means that they do not suffer any collision. मतलब वो किसी से कोलाइड नहीं करे. इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या है? काफी ज्यादा स्पेस है. Only about 0.14% of the incident alpha particles is scattered by more than 1 degree. This is very important point. 0.14%, 100% में से 0.1% भी नहीं है. 0.14% ही केवल क्या होते हैं? Scattered होते हैं with angle more than 1 degree. 1 डिग्री से ज्यादा एंगल के साथ scattered होते हैं. And about 1 in 8,000. 8,000 में से 1 deflect by more than 90. 8,000 रेज में से 8,000 रेज में से कम से कम एक रेज ऐसी होगी जो 90 से ज्यादा एंगल के साथ क्या करेगी? मुड़ेगी. ठीक है, अगला कंक्लूजन देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब इससे क्या इन्होंने बताया, जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताया. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? रदरफोर्ड आर दैट the deflect the alpha particle backwards. मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल जाकर के टकराते हैं, वापस आ जाते हैं. This must experience a large repulsive force. तो उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस, जो मतलब जो एटम था, एटम के बीच में से 80 डिग्री के साथ वापस आ रहा है. तो जो 80 डिग्री के साथ वापस आ रहा था, उससे ये पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा. इसका मतलब उन्होंने कहा कि सेंटर में कोई एक ऐसी बड़ी चीज है जो उसको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है. इसको आगे हम डिस्कस करेंगे. Rutherford argued that the deflect of the alpha particle backward, it must experience a large repulsive force. This force could be provided with a greater part of the mass of the atom, and its positive charge were concentrated tightly in its center. इन्होंने कहा, इन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया. इन्होंने कहा कि जरूर इसके सेंटर में कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है जिससे कि अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस आ जा रहा है. इसका मतलब किसी भी एटम का जो ज्यादा से ज्यादा मास होता है वो उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? दिस लेट द रदरफोर्ड टू पोस्टुलेट दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन द टीनी सेंटर कोर ऑफ द एटम. उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का जो एंटायर मास होता है, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, राइट? जिसका नाम हमने आगे चल के क्या कहा था? एटॉमिक न्यूक्लियस नाम रखा. क्या नाम रखा? एटॉमिक न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और उससे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं, और यहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं. अब यहाँ पे एक स्लाइड है. यहाँ पे स्लाइड में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ से मिले, और उससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट आता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल. तो जो गोल्ड की फॉइल रखी थी और उसे अल्फा पार्टिकल को भेज रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे गो स्ट्रेट, सीधे निकल जाते हैं. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे हमें कंक्लूजन निकलता है कि इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी. इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो क्या है? एम्प्टी है, जिससे कि रेस सीधी निकल जा रही है. दूसरा हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चलता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्रीज, राइट? उसमें से देखा कि मैंने आपको बताया था कि कम 0.14% रेज ऐसी होंगी जो ग्रेटर देन 1 डिग्री के साथ क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी. इससे हमें क्या पता चलता है? अल्फा पार्टिकल वेइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवीली टेम्पर्ड. मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज. So alpha particle being positively charged and heavy compared to the electron would only be deflected by the heavy and positive region of the atom. मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो केवल पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो सकता है. तो इससे कंक्लूजन तो यही निकलता है ना कि उसके सेंटर में बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एटम. It indicates that positive charges and the most of the masses of the atom are concentrated at the center of the nucleus. इससे ये इंडिकेट होता है कि सेंटर में बहुत बड़ा मास सिचुएटेड है. अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a few of alpha particle, 1 in 9,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक रे जो होगी अल्फा पार्टिकल की, were deflected to the large angle even greater than 90 degree, right? Some of these even refracted their path. Refracted का मतलब होता है टकरा के गई और सीधे वापस हो गई. ठीक है, वापस हो गई. Reflected their path. Angle of the deflection was 180 degree. मतलब ऐसे लाइट गई और बीच से टकरा के वापस आ गई.
तो इसका मतलब क्या है कि अगर भाई कोई बॉल जाती है दीवार से टकरा करके वापस आ गई, इसका मतलब इस बॉल के कंपैरिजन में दीवार का मास तो बहुत ज्यादा होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ, अदरवाइज वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके सेंटर में बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है बेटा, उस पॉजिटिव चार्ज जो है उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, और यहीं से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। और रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका क्या कंक्लूजन रहा है, वो कंक्लूजन भी आपके समझ में आ रहा है। ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको जो है आपके जो है ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ते रहें ध्यान से। इतना भी अगर आप इसमें पढ़ लेंगे, बना लेंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आती हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि गोल्ड फॉइल में एक एटम है, ये आपके पास एक एटम है और इस एटम में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता है 90 डिग्री के साथ ऐसे वापस आता है, ठीक है। तो ये कितना पास तक गया, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो न्यूक्लियस के कितने पास तक गया, ठीक है। तो उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहीं से हम लोग किसी एटम की साइज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि एटम का साइज कितना होता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सो दिस इज द डिस्टेंस up to which a ray goes and reflected back by 180 डिग्री। मतलब एक अल्फा पार्टिकल जहां तक जाए और फिर 180 डिग्री के साथ वापस आ जाए। तो आपको 180 डिग्री के साथ रिफ्लेक्टेड वाली अल्फा पार्टिकल को देखना है और वो देखना है कितने अंदर तक जाती है। तो न्यूक्लियस से उसकी जो डिस्टेंस होती है इसको होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जस्ट बिफोर द रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब अभी ये यहां तक पहुंच रहा है, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट होने से पहले जहां से रिफ्लेक्ट हुआ वहां से लेकर के इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ गए, क्लियर है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है, ओके। नाउ when the distance between the alpha particle and the nucleus is equal to the distance of the closest approach r naught, closest approach को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r naught से रिप्रेजेंट करते हैं। then the alpha particle come to rest, मतलब ये यहां से गया और जब ये distance of closest approach पे पहुंचेगा तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सिंपल सा मतलब है कि अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दिस विल बी इक्वल टू द फोर्सेस बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास जो है अल्फा पार्टिकल है तो दोनों के बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा इतनी डिस्टेंस पे ये इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं द अल्फा पार्टिकल कम टू रेस्ट एट दिस पॉइंट डिस्टेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कंपैटिबली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब क्योंकि अब इस फोर्स के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। तो सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता होता है 1/2 q1 q2 upon r 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r। तो अब आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर जेडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हीलियम के ऊपर दो जो है आप जानते हैं कि सेंटर में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय ई न्यूक्लियस। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जेड ई स्क्वायर आ गया। अब आप कहोगे सर ये जेड ई स्क्वायर क्यों लग दिया, क्योंकि हम ये मान सकते हैं इसके न्यूक्लियस में मान लो कि जो गोल्ड का फॉइल है उसके न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें चार्ज पता चल जाएगा। सिमिलरली तुमने हीलियम पे निकाल लिया, हीलियम पे कितना है, जेड है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, वेयर जेड इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यहाँ से जेड ई स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 जेड ई स्क्वायर। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है, जब जाकर के ये आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया, रेस्ट में। दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता चल जाएगा, r naught की वैल्यू पता चल जाएगी। सो r naught विल बी 1/4 pi epsilon 0 2ze स्क्वायर 2ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो 2 इधर आ जाएगा, 2ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूक्लियस के लिए या किसी भी एटम के लिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे और भी हम कुछ आगे की बातें करेंगे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी रे होगी जो 180 डिग्री के साथ वापस आ जाएगी और एक ऐसी रे होगी जो कुछ एंगल के साथ स्कैटर्ड है, ठीक है।
पार्टिकल की ऐसी बीम, एक ऐसी रे जो जाकर के 80 डिग्री के साथ वापस आ जाती है, और उसके जस्ट बगल वाली रे जो कि कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सो द ट्रैजेक्टरी प्लेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल और डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट, इम्पैक्ट पैरामीटर b। ठीक है, अब ये इससे जितना दूर होगा उसकी ट्रैजेक्टरी उतनी ही शार्प होगी, ठीक है, उतनी ही सीधी होगी। यहाँ वाली पे ज्यादा हो रही है, इसके बाद जाएगी कम हो रही है, तो डिपेंड करेगा इसके इम्पैक्ट पैरामीटर b पर। होता क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये रे है, इसके पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेंट्रल लाइन किसे लेंगे हम? एक ऐसी लाइन जो जाती है 180 डिग्री के साथ वापस आ जाती है। ठीक है, इसको हम सेंट्रल लाइन कहेंगे। और इसके इधर जितनी भी रेज होंगी, इधर इसके इधर अल्फा पार्टिकल की जितनी भी रेज होंगी जो कुछ एंगल के साथ स्कैटर्ड हो रही हैं, सेंट्रल पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंसेस है दैट इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। और अलग-अलग रेज के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यूज क्या होंगी? अलग-अलग होंगी। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, रे की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो ये सेंट्रल लाइन है, इससे जो रे है कितनी डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज नोन द इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी क्या बताता है हमें इम्पैक्ट पैरामीटर? सो फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक। मैंने बताया कि जैसे जैसे ये लाइन दूर जाती जाएगी वैसे वैसे फोर्स आपका वीक होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे वीक होता जाएगा, और वीक होगा तो ये सीधे निकलती जाएगी, है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। फॉर द लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स फॉर एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक as f varies inversely as the square of the distance and alpha particle will deviate much smaller and vice versa। ठीक है, रदरफोर्ड कैलकुलेटेड। अब यहाँ से उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से b की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो आपको डायरेक्टली b की वैल्यू याद रखनी है। b = 1/4πε0 ZD² e cos θ/2, सही, cos θ/2। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेंगे और इसकी एक्सप्रेशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर b = 1/4πε0 ZD² cot θ/2 e। ठीक है, तो इस तरह से आप इम्पैक्ट पैरामीटर को समझ सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड पे आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात तो हमें पता चल गई, तो हमें ये पता चल गया कि सेंटर में एक भारी न्यूक्लियस होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। द ऑर्बिट एनर्जी ऑफ द नेगेटिव बिकॉज ऑफ द बाउंड स्टेट। ऑर्बिटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि हमेशा वो अंदर की तरफ काम करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस Ze, आप देख रहे हैं Ze इज द न्यूक्लियस, Ze इज द न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और इनके बीच में लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा F इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी F सेंटीमीटर फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया हमने। न्यूटन्स लॉ आप जानते हैं, न्यूटन का सेकंड एक्शन रिएक्शन आप जानते हैं, F सेंटीमीटर इक्वल टू mv² होता है। अब इन दोनों सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने लिया Ze²। आप कहोगे सर Ze² कैसे लिख दिया? तो मैंने कई बार आपको बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो Z × E होता है। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, एंड E इज द इलेक्ट्रॉन। तो Z × E, ठीक है, अपॉन 4π, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा r²। तो r सारा कैंसिल हो गया, और यहां से हम लोग इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। ठीक है, तो यहां से हमने mv² = Ze² अपॉन 4πε0 r²। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया? यहां से जो है r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। आप देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा। mv² r और Ze² अपॉन 4π, तो यहां से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Ze अपॉन 4πε0 r, और इधर बचेगा mv²। हमने दोनों तरफ क्या किया? 2 से डिवाइड, 2 इधर से डिवाइड कर दिया, 2 इधर डिवाइड कर दिया। तो देखो इधर डिवाइड होगा mv²/2 हो जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा? हाफ 8 हो जाएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो mv² r2 और Ze², तो ये देखो 1/2 mv², तो काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो यहाँ से तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई Z2/8πε0r। समझ में आई बात? सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग करते हैं -Zd²/4πε0r। ठीक है, तो Zd²/4πε0 इसको कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी V होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल के आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे T से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप टाइम पीरियड ना समझिएगा, ये यहाँ पे T जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो mv²/2 इसको हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपस में जोड़ दें तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -Zd²। इसको और इसको जोड़ दीजिए, जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा -Zd²/4πε0r। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए समझ में आ गया होगा? दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अराउंड द बेयर न्यूक्लियस। बेयर न्यूक्लियस का मतलब एक ऐसा एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है दिस विल बी -Zd²/8πε0r। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, तो टोटल एनर्जी के लिए E=-E²/4πε0r। अब यहाँ पे आप Z की वैल्यू 1 रख दीजिए तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, Z=2 रख दीजिए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो हो रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। दिस मीन दैट, दिस इंप्लाइज दैट फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड है? न्यूक्लियस से बाउंड। ये आपका पूरा कांसेप्ट है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, और इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर भी बात करते हैं। अब आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगला टॉपिक है आपका, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने एनर्जी देखी है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होती है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होती है। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग जो है इसके आगे की बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, और भी ढेर सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे। तो आज के बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, बोर्ड एग्जाम है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। On the basis of that, so let me discuss. So first of all, when the atomic gas or vapor is excited at a low pressure, usually by the passing an electric current through it, right? The emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only, right? A spectrum of this kind of term is like the line spectrum and consists of the bright line and dark bright. ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्या करता है बता। देखिए, हमारे नेचर में जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब रेडिएशन से दिख रही हैं। आप जानते हैं कि लाइट भी जो है करंट रेडिएशन है। रेडिएशन और लाइट में डिफरेंस इतना सा होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर पढ़ रखा है और आपने पूरा स्पेक्ट्रम आपने वहाँ पर देखा है, और आपने इसमें ये देखा है कि किस तरह से जो है हमें केवल विजिबल लाइट ही दिखाई देती है। 700 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ ही हम लोग देख सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा वाली वेवलेंथ को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि ये सारे के सारे क्या है, रेडिएशन। ये जो 700 से 400 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन है इसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि यही हमें को क्या दिखाई देता है, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो एटॉमिक ये लाइट जनरेट कैसे होती है, तो आपने पढ़ा है कि व्हेन अ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, राइट? तो रेडिएशन एक तो ऐसे जनरेट होती है, दूसरा ये है कि जब भी कोई भी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप करके किसी लो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में जाता है, या लो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जेटिक ऑर्बिट में आता है, तो हम देखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जिसको हम लोग इमिसिव या एब्जॉर्बिव स्पेक्ट्रा क्या कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उसको देखते कैसे हैं, इसको विजुलाइज कैसे करते हैं, तो विजुलाइज करने का तरीका क्या है, व्हेन अ एटॉमिक गैस और वेपर is excited at a low pressure, ठीक है, usually by the passing of the electric current through it, right? Then the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only. आप सभी ने ट्यूबलाइट देखा होगा, आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई होती है, आप जानते हैं कि उस ट्यूबलाइट के अंदर एक गैस भरी होती है,
और वहाँ पर हम लोग उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं उसके अंदर के जो चार्जेस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने लो ऑर्बिट लेवल से हाई एनर्जेटिक ऑर्बिट में आते हैं। अभी आगे आप सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो फोटो डायोड्स होते हैं या जो डायोड्स होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं। जब वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में या लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं तो अपनी एनर्जी को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज नोन एज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो वो लाइंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज द लाइट स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिया गया है विजिबल लाइट का, और इस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से अलग-अलग सीरीज हमको मिलती है। साइंटिस्ट के नाम पर इस सीरीज को रखा गया था, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, कून सीरीज, राइट। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a gas and we analyze the transmitted light using the spectrometer, we find, I mean नॉर्मली तो हम देख नहीं सकते, इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत होगी। ठीक है, लाइट यूजिंग a spectrometer we find some dark line in the spectrum and these dark lines corresponding to precisely to those wavelengths which are found to be emission line spectrum of the gas. This is called the absorption spectra of the material of the gas। मतलब दो तरह के स्पेक्ट्रा होता है, एक आपका एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है इमिसिव स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, दिस इज द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किस तरह से हाइड्रोजन एटम बिहेव करता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर किस तरह से सीरीज जो है अलग-अलग तरह के रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं पढ़ते हैं इसको। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, इट इज द सिंपलेस्ट, राइट, बिकॉज ये सबसे छोटा एलिमेंट है, राइट। ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम, हाउएवर द फर्स्ट साइड देयर डज नॉट सीम्स टू बी एनी डिसेंबल ऑर्डर ऑफ द रेगुलरिटीज इन द स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसमें डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईच ऑफ दिस सेट्स आर कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज। अब इसमें जो रेगुलरी स्पेक्ट्रम आपको मिलते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। इसको सबसे पहले इन 1885 द फर्स्ट सच सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड बाय स्वीडिश जोहानस जैकब बामर। सबसे पहले जो सबसे पहली सीरीज जो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो थी बामर सीरीज, जो कि विजिबल लाइट में क्या करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विजिबल लाइट हाइड्रोजन की कौन सी स्पेक्ट्रम में लाई करती है, तो आपका आंसर होगा कि सर बामर सीरीज में जो है लाई करती है, राइट। तो इसको सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन 1885 में जोहानस जैकब बामर ने इसको किया था इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन को सबसे पहले जोहानस बामर ने इसको सबसे पहले देखा था। दिस सीरीज इज कॉल्ड द बामर सीरीज, और इस सीरीज का नाम क्या रखा गया। अब इस सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ, राइट। स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ हम लोग क्या कह रहे हैं, सीरीज कह रहे हैं। दीस लाइंस हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये जो वेव्स थी वो सबसे लॉन्गेस्ट थी, राइट। 656 नैनोमीटर से लेकर के इट इज रेड के लिए 656 नैनोमीटर इज कॉल्ड द एच अल्फा। इसका नाम हमने क्या रखा, एच अल्फा नाम रखा। The next line with the wavelength 486 nanometer is the blue green is called the H beta। उसका नाम क्या रखा गया, H beta रखा गया। And the third line, ये सब कहाँ भी चल रहा है, ये विजिबल रीजन में चल रहा है जो बामर ने डिस्कवर किया था। बामर की सीरीज में सब मिल रहा है। थर्ड लाइन जो है 431 नैनोमीटर, ये वॉलेट रीजन में आया, इसको हमने H नाम रखा। तो H अल्फा, H बीटा एंड H गामा एंड सो ऑन, इस तरह से मिलता है। तो बामर ने एक सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सीरीज के वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द ऑब्जर्विंग द वेवलेंथ, राइट। उसका जो फार्मूला था 1/λ = r 1/2² - 1/n²। अब जब भी कोई भी एटम, अब इन्होंने कहा कि बामर सीरीज कब जनरेट होगी, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जाए, चाहे तीसरी में जाए, चौथी में जाए, किसी में जाए, तो वहां से बामर सीरीज क्या होगा, रेडिएट होगा। ये फार्मूला हम फर्दर अभी आगे देखेंगे किस तरह से डिराइव होता है। 1/λ = r, जहां पे r जो है रिगबर्ट कांस्टेंट है। क्या कहलाता है ये, रिगबर्ट कांस्टेंट कहलाता है। 1/2² सेकंड ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जाए, -1/n², जहां पे n की वैल्यू 3, 4, 5 और सब एंड सो ऑन। सो r इज कांस्टेंट कॉल्ड द रिगबर्ट कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दिस विल बी 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही स्पेशली और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं।
अब इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज के अलावा और भी कई सीरीज पाई गई। उसको बाद में डिस्कवर हुआ, सबसे पहला जो है बामर सीरीज डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा याद रखते हैं। 1885 में डिस्कवर हुआ था, बामर ने डिस्कवर किया था, और ये विजिबल रीजन में क्या करता है, लाइट करता है। अब देखिएगा अदर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रा फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेयर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, दीज आर नोन आफ्टर देयर डिस्कवरी। अब ये जो है इसको हम लोग उसके डिस्कवरर के नाम पे जानते हैं, एज लाइमन, पाश्चर, ब्रैकेट एंड टी सीरीज। These are represented by the formula। अब देखिएगा लाइमन सीरीज सबसे पहले सीरीज है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, कोई भी देखो यहाँ 1 स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे बेसिकली होता है n1 - n2 का होल स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1 और n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी ऑर्बिट में जाए, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, चौथे में जाए, किसी में जाए, या इसका रिवर्स आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, है ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट से किसी में जा रहा है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, इनिशियल स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। और अगर आप किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं तो अभी आपको एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से या किसी भी, अगर आपके पास एटम है, उस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जाता है तो उससे हमें ये समझ में आता है कि वो जो सीरीज मिलेगी आपको लाइमन सीरीज मिलेगी, जिसको सबसे पहले लाइमन ने डिस्कवर किया था, जहाँ पे n 2 3। और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लाइमन सीरीज है इट इज एग्जिस्टिंग इन द यूवी रीजन। किसमें रीजन में एग्जिस्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन एग्जिस्ट करता है, लाइमन सीरीज, ठीक है। इसके बाद आता है बामर। बामर की प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, दूसरे से किसी में जाएगा, दूसरे ऑर्बिट से जो है किसी तीसरी, चौथी, पांचवी ऑर्बिट में जाएगा, या पांचवी, चौथी से दूसरे ऑर्बिट में वापस आएगा। तो इस केस में जो n की वैल्यू 4 5 6 होती है, और जो इसकी 3 4 5 होती है, और बामर सीरीज जो है विजिबल रीजन में क्या करता है, लाइट करता है। इसके बाद अगली सीरीज आती है पाश्चर सीरीज। पाश्चर सीरीज में हम लोग थर्ड ऑर्बिट से किसी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सीरीज में जाते हैं, और ये इंफ्रारेड रीजन में क्या करता है, लाइट करता है। सिमिलरली हम लोग ब्रैकेट सीरीज की बात कर सकते हैं। ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, तो 5 6 7 किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, और ये जो है इंफ्रारेड रीजन में क्या करता है, लाइट करता है। सिमिलरली फुल सीरीज जो है आपका जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट से किसी भी सीरीज में जाता है, फिफ्थ से वो 6 चला जाए, 7 चला जाए, 8 चला जाए, इसमें चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल सीरीज कहते हैं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये 5 सीरीज मिलती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नाउ अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट आ रहे थे, ये रदरफोर्ड के मॉडल से आ रहे थे, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग आ रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ कमियां रह गई थी। अब कमियां क्या रह गई थी उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए, कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, कोई भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। भाई चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और एनर्जी कंज्यूम होगी, सिचुएशन ऐसी आएगी, उसकी एनर्जी जो है बहुत कम हो जाएगी, और जब बहुत कम हो जाएगी वो सेंटर में गिर जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। बात समझ में आई। तो एटॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखिएगा क्या था इसमें, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इमिट द रेडिएशन। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां काम कर रही है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होगी। भाई वो एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी उसकी कम होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। सो पार्टिकल इमिट द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। The energy of an accelerating electron should therefore continuously decrease। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा था उसकी एनर्जी क्या करेगी, लगातार डिक्रीज करेगी। The electron would spiral inward and eventually fall into the nucleus। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एनर्जी इतनी कम हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में आकर के क्या करेगा, गिर जाएगा। Thus such atom cannot be stable। और इस तरह का एटम जो है स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये बात इन्होंने रदरफोर्ड के पहले जो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था ये था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सब एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा। अब जो हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपको, एक बैंड ऑफ लाइंस मिल रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्दर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, वेव जनरेट होगा। एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल से भी मूव कर रहा है, घूमते क्या है, न्यूक्लियस में घुस जाएगा। भाई ऐसे घूम रहा है, ऐसे स्पाइरल से घूम रहा है एडी के फॉर्मेशन में, ऐसे घूमते
their angular velocities and hence their frequencies would change continuously, and so will the frequency of the light emitted. Thus they would not emit the continuous spectrum and contradiction to the line spectra actually observed. तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड की दो कमियां, सबसे पहली जो कमी थी वो ये थी कि वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि ये जो है ये इसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इनकी कमियों को दूर किया बोहर, एक साइंटिस्ट थे नील बोर। नील बोर ने जो है इनकी कमियों को दूर किया, और नील बोर जो थे, नील बोर 1885 से 1962 के बीच में थे, राइट। मेड द सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द मॉडल बाय द एडिंग द आइडियाज ऑफ द न्यूली डेवलपिंग क्वांटम हाइपोथेसिस। इन्होंने क्वांटम थ्योरी का यूज किया, जो अभी हम लोगों ने डुअल नेचर में पढ़ा था कि लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट एक फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी को क्या किया यहाँ पे, और क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे रदरफोर्ड की जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको क्या किया इन्होंने, रिमूव किया। रदरफोर्ड की काफी सारी थ्योरीज उन्होंने लिया, बट कुछ चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जो इन्होंने स्पाइरल शेप वाली ऑर्बिट की बात की थी, यहाँ पर इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π की क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बताया उन्होंने। तो पोस्टुलेट ऑफ द बोहर, बोहर के क्या पोस्टुलेट थे? सबसे पहला पोस्टुलेट, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने जिसको पॉजिटिव चार्ज कहा था, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस होता है, एंड इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम आर concentrated, right? A suitable number of electrons revolve around the nucleus in the circular orbit. The centripetal force for the revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and proton. इसलिए वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बहुत बड़ा रूल था। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, जहां पे h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। Thus the angular momentum L of the orbiting electron, this will be L equal to nh/2π। h/2π आप जानते हैं, h is the Planck constant, 2π is the constant, n is the number of orbits। 1 2 3 रखते जाइए, आपको अलग-अलग ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मिलता जाएगा। तो अगर nh/2π का एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, आपने इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया था, जहां पे आपने बोहर मैग्नेट्रॉन की बात की थी चैप्टर नंबर 4 या 5 में, आपको याद होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से समझ में आता है कि जो ये लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है, जो ये लाइट जनरेट हो रही है, जो रेडिएशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो रेडिएशन जनरेट होने का जो मोस्ट ऑफ द रीजन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन माइट मे बी ट्रांजिशन फ्रॉम द वन टू इट्स स्पेसिफिक नॉन रिटार्डिंग ऑर्बिट्स। नॉन रिटार्डिंग ऑर्बिट का मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां पर एनर्जी का एमिशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में मूव करता है बिना किसी एनर्जी के एमिशन के, वो एनर्जी का एमिशन नहीं करता। एनर्जी का एमिशन तभी वो करेगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो रेडिएशन करता रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन का इमिशन, रेडिएशन तभी होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे। तो उन्होंने क्या कहा, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू इट्स स्पेसिफिक नॉन रिटार्डिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ द लोअर एनर्जी व्हेन इट डज नॉट डू सो। अ फोटॉन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। मतलब वो पहले कितनी एनर्जी उसकी थी और जब वो जंप करके दूसरी एनर्जी लेवल में आया, दूसरे ऑर्बिट में आया, तो दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस कितना था, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये फोटॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा और रेडिएशन देगा। तो hν फोटॉन्स इक्वल टू EI माइनस EM। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस फाइनल एनर्जी, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी रेडिएशन। तो इस तरह से बोहर ने रदरफोर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस को क्या किया, दूर किया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो रेडियस ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर आप शायद बोहर मैग्नेट्रॉन भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर हमने इस वैल्यू को निकाला था। तो रेडियस ऑफ द बोहर, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट में जब मूव करते हैं उनकी जो रेडियस होती है r = n² h² 4π² mkZe², वेयर यहाँ से शो क्या करता है, यहाँ से पता चलता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ठीक है, ये z पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज द रेशियो ऑफ 1², 2², 3²। n² आप जानते हैं होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। क्लियरली द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडियस होती है या फिर जो
दो ऑर्बिट्स के बीच में डिस्टेंस होती है, यूक्लिड स्पेस नहीं होती, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसमें जितने भी कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी, यहां से हमें समझ में आया कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट दिस विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻⁻11 मीटर n²/z, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दिस इज कॉल्ड द बोहर रेडियस। ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर रेडियस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। हम देखेंगे अगली स्लाइड में किस तरह से हम बोहर रेडियस कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर रेडियस, वेलोसिटी कैसे निकाली गई, r है, यहां हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो v वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2π/kd²/h। अभी आगे निकालेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां से समझ में आता है जो रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे क्या करता है, कम होता है, r। दिस सो दैट r इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। यहां पे r नहीं होना चाहिए, यहां पे v होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास में रहेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी और दूर रहेगा तो क्या रहेगा, कम रहेगा। Therefore the orbital velocity of electron is the outer orbit is smaller as the compared this value with the inner orbit. Inner orbit में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्योंकि जानते हैं उसमें एक ही ऑर्बिट होता है, z = 1 और n = 1, so v = 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार क्या करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं टाइम पीरियड आप लोग निकालेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा = v = r ओमेगा, आप जानते हैं वहां से हम इसकी वैल्यू न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आपको पता है, सो इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। तो इसकी वैल्यू होती है न्यू = kZe²/nh, जहां पे न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अलग-अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अलग-अलग वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, अलग-अलग रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के साथ मूव करते हैं। हाइड्रोजन के लिए देख सकते हैं जो न्यू की वैल्यू होती है 6.56 × 10⁻15 राउंड पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी बार 10⁵ टाइम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। टोटल एनर्जी का फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, E = -2π²mk²h²z²/n²। अब इसकी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग स्टैंड रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 13.6 आ जाता है, -13.6 z²/n², ev²। अब यहाँ से हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी E = -13.6/n² ev²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला which is used to solve the questions and numericals। तो टोटल एनर्जी जो हाइड्रोजन की फर्स्ट एटम की होती है वो कितनी होती है, n = 1 रख दीजिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस होती है। माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के साथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ क्या होता है, बाउंड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फॉर द ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किसकी, हाइड्रोजन की। Therefore the minimum energy required to remove the electron from the ground state of the hydrogen atom is 13.6। अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। So this is called the ionization energy of the hydrogen। आप जानते हैं किसी भी एटम को आयनाइज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये जो डेरिवेशंस हैं इसका डेरिवेशन हम लोग आगे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट, अब जो बोहर साहब थे, बोहर साहब ने जो स्पेक्ट्रल सीरीज था, जो रदरफोर्ड का एक कमी रह गई थी, उन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उस कमी को उन्होंने जो है दूर किया विद द हेल्प ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट टू हायर एनर्जी टू लोअर ऑर्बिट, देन फोटॉन आर इमिटेड। यही बात मैंने बताई कि एनर्जी का ऑर्बिट तब हुआ, रदरफोर्ड की अकॉर्डिंग क्या था कि जब वो ऑर्बिट में घूमता है तो लगातार एनर्जी का रेट, इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट में कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते तो हैं लेकिन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते। एनर्जी का रेडिएशन तभी करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पोस्टुलेट। सेकंड क्या था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट from any other orbit, line series is obtained, this is line in the ultra orbital। यही बात बताई मैंने, वन से किसी ऑर्बिट में जाएगा। Similarly, when an electron jumps from second orbit from to other orbits, right, Balmer series, Balmer जो विजिबल रीजन में आता है, ये आपका जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, ये विजिबल रीजन में आता है, ये याद करने वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
सेम चीज यहाँ पर है, when the electron jumps from the third orbit from the other orbits then partial series is obtained। तो क्या सीरीज ऑब्टेन हो जाती है, partial series ऑब्टेन होती है, ठीक है। और ये जो है ये भी क्या होती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। सेम चीज है, when electron jumps from fourth orbit to fifth orbit or any other orbit then it is the bracket and pull series is found to be and respectively it also lies। तो इनका ये भी क्या करते हैं, इंफ्रारेड रीजन। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एटम है, इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट। अब इसका देखिए एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से एनर्जी का डायग्राम बनाएंगे, एनसीईआरटी में बना हुआ है कि किस तरह से जो है जब हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट से फाइव ऑर्बिट में जाएंगे, इस तरह से तो हमें एक सीरीज ऑफ बैंड्स मिल जाएगा, एनर्जी का एक बैंड मिल जाएगा। और एनर्जी का बैंड जो होगा ये आपका -13 पर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी का बैंड है, इस पूरे बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेस। सिमिलरली गामा सीरीज सेकंड से किसी ऑर्बिट में जाएंगे, पार्शियल सीरीज थर्ड से किसी में जाएंगे, ब्रैकेट सीरीज फोर्थ से किसी में जाएंगे। तो इस तरह से अलग-अलग एनर्जी आपको मिलता है बैंड, और इसे लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। सो अ डायग्राम व्हिच इज रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डिस्टेंस द ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन have any total energy above the equal to 0 electron volt in such that electron are free। मतलब अगर एनर्जी उसकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो। चलिए आगे चलिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है इसको देख लेते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से उसे एक्साइट करके किसी दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है। Highest density state is called the excitation energy। So in the case of hydrogen, to lift the electron from the ground state, the first excitation energy is -3.4 electron volt, और second जो होता है वो -3.4 -30 तो कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी को मतलब कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अगला है एक्साइटेशन पोटेंशियल। The minimum potential is provided at electron energy sufficient to jump from the ground state to one of the higher states called the excitation potential। क्या कहते हैं इसे लोग, एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब हायर से जो है मिनिमम पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। और एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, जहां पे E क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल व्हिच वुड प्रोवाइड टू एनर्जी टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमें वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्साइट करके दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है। ये अंतर होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब ये जो बोहर का मॉडल था ना, इसको डी ब्रोगली ने क्या किया, मैटर वेव के अकॉर्डिंग क्या किया, एक्सप्लेन किया। आप सभी जानते हैं कि डी ब्रोगली का मैटर वेव कॉन्सेप्ट क्या था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई मैटर चलता है तो अपने साथ क्या करता है, एक वेव एसोसिएट करता है। क्या करता है, एक वेव एसोसिएट करता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उन्होंने जो है डी ब्रोगली ने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मोशन है, बहुत ही लाइट पार्टिकल है, तो जब ये चलता है तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है ना, जिसे हम लोग मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी देखिएगा। अब जानते हैं कि अगर ये मैटर वेव इस तरह से चल रहा है तो उसकी जो टोटल वेवलेंथ होगी, अगर n वेव्स इसमें क्रिएट हो रही है तो उसकी जो n वेव्स होंगी n लैम्डा के बराबर, ठीक है। n लैम्डा के टोटल वेवलेंथ की होंगी बराबर। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू आप जानते हैं h अपॉन mv। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स, तो हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू यहां रख दी, तो mv नॉट rn nh अपॉन 2 पाई, और यहां से l इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो जो भी उन्होंने बताया था, बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। इसको डी ब्रोगली ने क्या किया, प्रूव किया। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अलोंग द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। कैसे क्वांटाइज होते हैं, कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh अपॉन 2 पाई के क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। Why should be angular momentum have only those values are the integral multiple of the h upon 2 pi। इसका क्या आंसर होगा कि the French physicist Louis de Broglie explained that puzzle in 1923। अब ये जो इन्होंने बोहर का जो मॉडल था इसको
वेरीफाइड किया 1923 में, 10 ईयर आफ्टर द बोहर्स पोस्टुलेट एंड हिज मॉडल, राइट। बोहर पोस्टुलेट आने के बाद 10 इयर्स के बाद हमने इसको वेरीफाइड किया। वी नो दैट व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड a vast number of wavelengths are excited, however only those wavelengths are survives in which have both of the ends. The mean that the string standing waves are formed when the total distance traveling by the wave down the string would be back. तो किसी भी स्ट्रिंग में उतनी वेव्स जनरेट होंगी जितनी की उस वेव की लेंथ होगी, ठीक है। अगर एक लेंथ कंप्लीट है उसमें कितने नंबर लेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ वेव्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो नंबर ऑफ वेव्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, और इसमें नंबर ऑफ वेव्स होंगी उसकी सर्कमफ्रेंस की क्या होंगी, बराबर होंगी। अब जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो यहाँ पे हमने कहा ट्रेवल बाय द वेव नाउ सिंगल बैक, उन्होंने कहा कि टू वेवलेंथ और एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द इनर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस rn द टोटल डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट 2n पाई, तो 2n पाई को लैम्डा के बराबर कर दिया, और अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल क्या, सॉरी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, nh/2 पाई, जो लैम्डा होगा किसके बराबर होगा, nh/2 पाई के बराबर होगा, तो हमने h/2 पाई के बराबर होगा वेवलेंथ, तो हमने यहां पे रख दिया और करके सॉल्व किया तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आया दिस विल बी L = nh/2 पाई, ठीक है। सो यही बात तो बोहर ने भी बताई थी, बोहर के पोस्टुलेट को इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया। बट फिर से मैं बताता हूं 2πrn दिस विल बी nh, और जहां पे लैम्डा h/mv होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और वी हैव 2πrn nh/mv, ठीक है। इन दोनों को आपस में बराबर कर लिया तो mv0rn nh/2 पाई L nh/2 पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है ना जिसको बोहर ने बताया था, ये कहां से डिराइव हो जाता है, ये डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक थ्योरी को, बोहर के एटॉमिक थ्योरी को जो डी ब्रोगली थी उनका सपोर्ट मिला, और ये आज भी हम लोग इसको यूज में लाते हैं, लेकिन आज भी कुछ इसमें करेक्शन किए गए हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे, अगली वाली क्लास में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल लिमिटेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ये था कि द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजनिक एटम, मतलब जो सिंगल एटॉमिक एटम है, मोनो एटॉमिक एटम है उनके लिए भी एप्लीकेबल, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो बोहर का जो मॉडल है वो मोनो एटॉमिक एटम के लिए क्या है, पॉली एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू नियर टू इलेक्ट्रॉन्स एटम सच एज हीलियम, हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Difficulty lies in the fact that these electrons interact not only with the positively charged nucleus but with the all other electrons. इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो अदर इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगला है while the Bohr's model correctly predict the frequencies of the light emitted by the hydrogen atom, the model is unable to explain the relative instantaneous of the frequencies of the spectrum. अब जो ये अलग अलग लाइमन बामर क्वेश्चन थे, इनमें अलग अलग इंटेंसिटी पाई गई, इनकी अलग अलग इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बोहर का मॉडल की ये कुछ लिमिटेशंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर ये जो डेरिवेशन पार्ट है, ये मैंने बुक से लिया है, ये डेरिवेशन पार्ट है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। ये आप सभी के बुक में डेरिवेशन में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इससे पहले कैसे निकालते हैं इसको समझिएगा। आप जानते हैं कि जब भी जो कोई भी मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी एटम घूमता है तो उसका सेंटीमीटर फोर्स होता है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। वहाँ पे हमने दोनों तरफ बराबर करके हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उसमें वैल्यूज को रखी और हमारे पास वैल्यू आ गई 5.29 × 10⁻⁻11 पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको रेडियस की वैल्यू पता होती है r, क्योंकि दोनों तरफ कट जाएगा। कैसे बताया था, mv²/r विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q1q2/r²। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r। तो रेडियस की वैल्यू निकाल के हम लोग लाएंगे, k k कांस्टेंट है 1/4πε0 Jd²/mv², ठीक है। ये है, यहाँ से हम लोगों ने r की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें पता है कि r की वैल्यू ये वैल्यू होती है k Jd²/mv², ये वैल्यू होती है। और r की वैल्यू भी आप लोगों ने ये भी देखा था बोहर मॉडल से, r nh/2/mv, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, रखने के बाद कंपेयर करते हैं, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है v²
इक्वल टू 2 पाई kZd स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे हम n इक्वल z इक्वल टू 1 रख देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का कांसेप्ट है, नीचे ये इसके एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये एक्सप्रेशन को आप पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू रख दिया और न्यू को एक तरफ कर लिया तो v इक्वल टू 2 पाई है। अब v की वैल्यू इसके पहले वाले एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा है, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व कर लिया तो हमारे पास न्यू इक्वल टू kZd स्क्वायर अपॉन h आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला आता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर दोनों को सम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट आइए। टोटल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लिया, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमको पता होती है, दोनों को ऐड कर दिया, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन देखिए ये सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे ये सब तो कांस्टेंट बन गया, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 13.6 Zd स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 13.6 n की वैल्यू रखो तो हाइड्रोजन एटम के लिए मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताया गया, किस तरह से स्पेक्ट्रा जो है जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की। नेक्स्ट आ जाइए, सब किताब में दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए रिगबर्ट कांस्टेंट, रिगबर्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर की जो पावर 4 अपॉन ch की पावर क्यूब। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आती है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये लाइमन बामर पास्चन हमने डिस्कस किया है, लाइमन सीरीज। नेक्स्ट आ जाइए, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज सब पढ़ चुके हैं। पास्चन सीरीज आ गया, ब्रैकेट सीरीज आ गया, फुल सीरीज आ गया, और उसके लिए स्पेक्ट्रम ये बता चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद एनर्जी ले बताएगा, ये एनर्जी है आप जानते हैं कि इक्वल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर e स्क्वायर। इसी के हेल्प से हम लोग आगे की एनर्जी देखिए, फर्स्ट एनर्जी ये n की वैल्यू 1 रख दी तो कितना 13.6, दूसरे का कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमें पहले से दूसरे में ले जाना है तो हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है। पहले ऑर्बिट से किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है, ग्राउंड स्टेट से अगले ऑर्बिट में ले जाना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है। ठीक है, तो इस तरह से सभी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, प्रेस करिए एक बार। ठीक है, जो बड़ा करिए ओके बच्चों, तो हम लोगों ने जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। तो मैं आपसे ये एक्सेप्ट करता हूँ आप चीज़ों को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे आपके जो बुक में दिए हुए हैं। अगला चैप्टर हमारा न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर बचता है, जिसको हम अगली वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, अब अगली क्लास में मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।